हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने चैनल लिटिल होप 3.0 पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों, आज हम अपना एक नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करने जा रहे हैं जो चैप्टर 1 का है। हमने पिछले लेक्चर में देख लिया है कि चैप्टर 1 जो है उसका हमने पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्शन दिया है कि चैप्टर 1 जो है वो किस किस के बारे में बताया गया है, किस किस चीज़ के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है, और जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं इस चैप्टर के बारे में वो, और थोड़ा कुछ और भी बातें बताई गई हैं। आप उस वीडियो को वॉच करें और फिर इस वीडियो पे आए, ठीक है। तो आज हम अपना नया टॉपिक चालू कर रहे हैं यहाँ से, जो होने वाला है 1.1 रासायनिक समीकरण। इससे पहले आप एक अपना नोटबुक ले लें और एक पेन ले लें। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी आएंगी जो एक्स्ट्रा होने वाली है, तो आप नोट बनाकर उसको लिखते रहें, ठीक है। तो बच्चों, हम ज़्यादा टाइम को बर्बाद ना करते हुए अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारा जो 1.1 है उसमें है हमारा टॉपिक रासायनिक समीकरण। जैसा कि मैंने अपने पहले लेक्चर में बता दिया है कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, ठीक है। कि जैसे कोई, मैंने वहां पे भी कागज का एग्जाम्पल लिया था और यहाँ पर भी लेके समझा रहा हूँ जिससे कि वीडियो दोनों लिंक हो सके। कि जैसे एक कागज है, ठीक है। उस कागज को जब हमने जलाया तो कागज का जो पहला फॉर्म क्या था, वो खुद कागज था, ठीक है। लेकिन जब हमने उसको जलाया तो वो राख बना, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो कि धुआं बना, आग निकला और गर्मी निकली। तो जब कोई भी पदार्थ अपने पहले स्वरूप को छोड़ के किसी और चीज में परिवर्तित हो जाता है तो उस समीकरण या उससे जो अभिक्रिया होती है या उस चेंज को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। बेसिकली हम उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। लेकिन उस अभिक्रिया यानी जो वो अभिक्रिया हुई है कि हमने कागज को जलाया, ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या बना, इस चीज को अगर तरीके से लिखा जाए, सलीके से लिखा जाए इस चीज को, कि कागज को हमने जलाया तो ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, ठीक है। तो ये जो लिखने का सलीका है उसको समीकरण का नाम दिया गया है, ठीक है। जैसे हमने मैग्नीशियम का एग्जाम्पल लिया था कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया हुई, ठीक है। क्योंकि जो हमारा यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा मैग्नीशियम था, कहाँ गया, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए यहाँ पर जो मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बिल्कुल अलग चीज बनाता है, ठीक है। तो इससे हमें ये तो पता चल गया कि ये रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। लेकिन अब जो ये पता तो चल गया, बेसिकली हमने मुंह से बोल दिया कि हाँ ये रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है, हमने अपने पहले लेक्चर में पहचान देख लिया है कि रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलते हैं और वो पहचान क्या क्या है, ठीक है। अब उसी रासायनिक अभिक्रिया को एक तरीके से लिखने का जो तरीका होता है उसी को नाम दिया गया है रासायनिक समीकरण। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाया गया तो देखिए मैग्नीशियम को तरीके से लिखा गया है Mg, ठीक है। फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को तरीके से लिखा गया है O2। अब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या लिखा गया है, MgO। तो ये जो तरीका है, इसी तरीके को कहा जाता है रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं वहां से, जहां से ये रहा, ठीक है। 1.1 रासायनिक समीकरण, आपको तो पता चल गया होगा मोटे तौर पे कि रासायनिक समीकरण क्या है, ठीक है। तो अब अंदर चलते हैं, एनसीईआरटी बुक में पढ़ते हैं, ठीक है। क्रियाकलाप 1.1 में है कि हमने जब क्रियाकलाप 1.1 का विवरण किया, ठीक है, कर लिया। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। हमने पीछे देखा, एक बार मैं अंडरलाइन का हाइलाइटर चुन लूं एक बार, ठीक है, ग्रीन रहने देता हूं, ओके। तो जब हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन करवाया तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। चाहे तो आप यार इसको अंडरलाइन कर लो, ठीक है। नोट्स तो कर रहे हो ना, पता चले आप बढ़े जा रहे हो और आगे जाके पता चले भूल जाओ, तो नोट करते हुए चलो, ठीक है, ये सही होता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, यानी अगर हम बोले जैसे मैग्नीशियम का हमने ऑक्सीजन के साथ दहन करवाया, तो जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। जैसे कोई पूछे कि ओए बता कि जब मैग्नीशियम को
ऑक्सीजन में जलाएंगे तो क्या होगा? अपने जैसे हम क्लास में भी पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है ना, या कोई पूछता है ना, जैसे दिखाने को कि हाँ पढ़ने वाले बच्चे, तो क्या बोलता है, ओए बता इसका ये क्या होगा, है कि नहीं? कोई अचानक पूछ लेता है कि, तो वो जैसे पूछा मैग्नीशियम के बारे में ही पूछा कोई आपका दोस्त कि बता जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जलाया जाएगा तो क्या होगा? अब आप क्या बोलोगे? जैसे मान लो आपको पता है तो आप बोलोगे जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो हमारा बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमने कितना लंबा सेंटेंस खींच दिया है कि नहीं? तो वही बोला गया है कि वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जाता है, मतलब लिखा जा सकता है, इसको छोटे करके भी इसको लिखा जा सकता है। कैसे? जैसे हमें पता है कि जब हमने मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो हम उतना लंबा क्यों खींचे, सीधा बोल देते हैं कि मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया हुआ, ये मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया हुआ, मतलब मैग्नीशियम का अभिक्रिया हुआ ऑक्सीजन के साथ, ये कहाँ गया, हाँ ऑक्सीजन के साथ, और बना हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये थोड़ा छोटा हो गया ना पहले के मुकाबले, तो वही बताया गया है कि इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है, इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरल विधि है, मतलब इसको शब्द के रूप में लिखना सबसे सरल विधि है अभी तक बताया गया, लेकिन आगे जाके अभी पढ़ोगे इसी 1.1 में कि इससे भी छोटे फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, ऊपर दी गई अभिक्रिया का शब्द समीकरण इस प्रकार होता है, माफ करना थोड़ा जुकाम हो गया है, पता नहीं ठंडा पानी पी लिया ना, जुकाम हो गया, चलो कोई नहीं। ऊपर दी गई अभिक्रिया का शब्द समीकरण इस प्रकार होगा, तो जैसे हमने शब्द के रूप में लिखा तो शब्द के रूप में क्या हो गया, मैग्नीशियम, ठीक है, और ऑक्सीजन, ये मिलके क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर एक बात नोट करो कि पहले जो आपस में अभिक्रिया करके एक नया चीज जो बनाता है ना, जिससे ये जो पूरा एक अभिक्रिया है, ये रासायनिक अभिक्रिया का नाम इसको पड़ गया। तो पहला जो चीज है, जैसे मैग्नीशियम था, ठीक है, उसको जब हमने ऑक्सीजन के साथ जलाया तो अभी जैसे माना हमारे पास कुछ नहीं बना, तो ये जो अभी हम जला रहे हैं, दो चीज को मिला के, तीन चीज को मिला के एक नया चीज बनने वाला है, तो जो शुरुआती में मिलावट हो रहा है जिससे कुछ बनेगा उसको कहा जाता है अभिकारक, इसको आप नोट करें, ठीक है। और फिर इनसे जो मिलके कुछ बनेगा बाद में, ठीक है, उसको नाम दिया जाता है उत्पाद, तो आप इसको नोट कर लें, ठीक है। तो अभिकारक और उत्पाद, ओके, ये भी हमें पता चल गया। अभी आप पढ़ोगे कि क्या होता है, ये आगे आगे जाते रहोगे, लेकिन मैं आपको पहले से बताते हुए चल रहा हूं, ठीक है। अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, मतलब इन्हीं में तो परिवर्तन हुआ जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, बिल्कुल बना। और ऐसे ही जो पदार्थ है जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही पदार्थ जिनमें, कोई सा भी पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है, इसमें कौन सा परिवर्तन हो रहा है, अब ये दोनों मिलके ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ही नहीं रहेगा, बल्कि मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया चीज बन जाएगा। तो वही बताया गया है कि कोई सा भी नया पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इनमें कोई परिवर्तन हो गया, ठीक है। अब ये जो परिवर्तन हुआ है ये भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ है, मतलब भौतिक का क्या मतलब था कि वापस हमें वही चीज मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलता नहीं है, हमें एक नया चीज मिलता है, और वो क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जब हमें पता है कि जब हमें अलग चीज मिलता है, बिल्कुल अलग चीज, रंग रूप स्वरूप सब अलग मिले, तो हमें पता है कि हम उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो वही बताया गया है कि कोई सा भी पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हो चुका है, तो इन्हें, तो ये जो अभिक्रिया है, ऐसी अभिक्रिया जो मिलके बना रहे होते हैं, इन्हें अभिकारक कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इन्हें अभिकारक कहते हैं। अच्छा, ठीक है। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे उत्पाद कहते हैं। अब ये जो है अभिकारक से मिलके एक नया चीज मिलता है हमें, वो क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये क्या है, ये उत्पाद है जो हमें
फाइनल आंसर मिलता है, ठीक है, जो हमें उत्तर के रूप में जो मिलता है वो उत्पाद है, ठीक है। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है और इसे उत्पाद कहते हैं। तो आप अगर उत्पाद का अलग से डेफिनेशन देखें तो आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि किसी भी पदार्थ में या किसी भी या कोई सा भी या कितना भी पदार्थ हो, ठीक है, किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है और रासायनिक परिवर्तन के बाद जो हमारे पास एक पदार्थ के फॉर्म का बनता है उसे ही उत्पाद कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया उत्पाद की बात। अच्छा, उसके बाद है शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है ना, इस अगर हम ध्यान से देखें तो ये पूरा चैप्टर ही रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के रूप में है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है इनमें अभिकारक और उत्पाद के बीच में एक तीर का निशान लगाकर ये जो अभिक्रिया है इसको पूरा कराया जाता है। अब देखो कैसे पूरा कराया जाता है, ठीक है। अभिकारकों के बीच प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड, एल का मतलब होता है लेफ्ट, एच का मतलब होता है हैंड और एस का मतलब होता है साइड, ठीक है। तो ये होता है लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी योग यानी प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर यानी राइट हैंड साइड यानी आर से राइट, एच से हैंड और एस से साइड लिखा जाता है, ठीक है। किसी किसी को ये पता नहीं होता है ना, तो कोई बात नहीं, अब पता चल गया ना। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। अब यहाँ पे बोल के क्या निकल गया ये लाइन, पहले वो देखो। यहाँ पे बोला गया है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अभिकारक, आपको पता चल गया होगा अभिकारक क्या होता है, ठीक है, और उत्पाद क्या होता है। तो कोई सा भी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है तो अभिकारक और उत्पाद के बीच में एक तीर का निशान लगा दिया जाता है, ठीक है। ये जो तीर का निशान होता है ये बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब देखो, अब ये तीर का निशान भी आप किधर नहीं लगा सकते हैं, तीर का निशान हमेशा आप लगाएंगे अभिकारक से उत्पाद की ओर। देखिए यहाँ ये क्या है, ये है अभिकारक मैग्नीशियम और ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड है उत्पाद। तो यहाँ पर जो तीर लगा हुआ है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि उत्पाद माफ करिएगा, जो कि अभिकारक है उसकी तरफ एरो का जो सिर है वो नहीं है बल्कि उत्पाद की तरफ है। और ये जो चीज है, ये जो तीर को लिखने का ये जो तरीका है ये बताता है कि ये वाला जो तीर के दाईं ओर जो हमारे पास जो भी चीज मिल रहा है वो हमेशा उत्पाद रहेगा, और तीर के बाईं तरफ जो चीज मिल रहा है अगर हमारे पास लिखा भी ना हो कि ये अभिकारक है तो हम तुरंत देख के बता सकते हैं कि ये अभिकारक है, क्योंकि हमें पता है तीर का जो वो क्या बोलते हैं हम उसको टेल बोलते हैं, ठीक है। तीर का जो टेल है यानी पीछे का जो हिस्सा है वो जिस साइड रहता है उसको अभिकारक कहा जाता है। तो यही बात बताया गया है। और अभिकारक और उत्पाद जो होता है ना, अगर मान लो अभिकारक में 2 या 3 चीज है, जैसे यहाँ पर 2 चीज था तो उसमें हमेशा प्लस लगा के दिखाया जाता है, और उत्पाद में भी प्लस लगा के दिखाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर अब देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक ही उत्पाद हमें मिला, 2-3 चीज हमें नहीं मिला, तो यहाँ पर प्लस नहीं है। अगर 2-3 चीज यहाँ पर अगर रहता और भी, ठीक है, यहाँ पर और भी रहता तो हमें प्लस लगा के ही दिखाना पड़ता। तो ये हो गया रासायनिक समीकरण में ये हो गया रासायनिक समीकरण जिसमें किसको अभिकारक कहते हैं, किसको उत्पाद कहते हैं, ठीक है। और इसको किस तरीके से दिखाया जाता है, तीर का निशान किस तरीके से लगाया जाता है, प्लस का निशान कहाँ कहाँ लगाया जाता है, ठीक है। तो ये सब आपने जाना। अब देखो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है जो कि पेपर में हमेशा पूछा जाता है, और ये आपके 2-3 नंबर के फिक्स बंधे हुए हैं, ठीक है। तो ये समझ जाओ कि आप अगर इसको समझ लेते हो तो 2 से 3 नंबर बनने ही बनने हैं। और नंबर के से क्या लेना देना, बेसिकली हमें कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाता है तो नंबर तो आना ही आना है, तो चिंता काहे को, नंबर तो आएगा भैया। तो चलो अगला टॉपिक है 1.1.1 रासायनिक समीकरण लिखना। अब देखो रासायनिक समीकरण को अब आपने जान लिया कि रासायनिक समीकरण क्या है, ठीक है। तो अब आपको ये सीखना पड़ेगा कि रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है,
ठीक है। तो यहाँ पे पूरा चीज बताया गया है और मैं अभी आपको बताते हुए चलता हूँ कि क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है। मैंने आपको बताया ना कि जैसे हम शब्द के रूप में लिख रहे हैं, उसके बाद इससे भी और भी छोटा तरीके से लिखने का फॉर्म आएगा, तरीका आएगा। तो वो यही है कि क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है। शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। ठीक है, देखो अब जो हम शब्द लिख रहे हैं, जैसे हमने मैग्नीशियम लिखा, तो मैग्नीशियम को और छोटे रूप में नहीं लिख सकते। जैसे मैग्नीशियम का नाम है मैग्नीशियम, अब उसका मैग्नीशियम स्पेलिंग होगा, ठीक है, इंग्लिश में हम लिखेंगे और इंग्लिश में लिख के उसका जो इंग्लिश का जो लेटर है 1 से 2, ठीक है, वो हम हमेशा ले लेते हैं। तो बेसिकली जो लिया जाता है साइंस में, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को हमेशा mg से दिखाया जाता है। और ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन को हम पहले शब्द में लिखेंगे ऑक्सीजन, हिंदी में जैसे ऑक्सीजन, तो ये बड़ा हो जाता है ना, ठीक है। तो सीधा जो सिंबल फॉर्म में दिखाया जाता है संकेत के तरीके से, तो उसको सिर्फ ऑक्सीजन को उ लिख के खत्म कर दिया जाता है। तो देखो कितना छोटा बन गया ना। और मैग्नीशियम ऑक्साइड, इनको मिला दो तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये लिखने का बहुत आसान तरीका होता है और बहुत छोटा तरीका होता है जो टाइम को बचाता है। तो ये हो गया रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। अब देखो कोई सा भी रासायनिक समीकरण है ना, ये कौन सा समीकरण है, ये रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण क्यों है, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। और रासायनिक समीकरण जो ही है वो रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। आपको ये पता है, ये फालतू का लाइन दे दिए, तो ये बेसिकली आपको पता ही है कि कोई सा भी रासायनिक समीकरण है तो रासायनिक समीकरण क्यों है भाई, रासायनिक उसका नाम ही क्यों दिया गया, वो रासायनिक अभिक्रिया है जब ही तो उसका नाम रासायनिक समीकरण पड़ा है ना। तो वही चीज बताया गया है। अब देखो तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। अब देखो बाईं ओर और दाईं ओर दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या की गिनती करें तो आपको पता चलेगा कि परमाणु की संख्या जो है दोनों तरफ वो सेम नहीं है, ठीक है। क्या दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है, बिल्कुल नहीं। इस कंडीशन में तो फिलहाल नहीं। यदि है तो समीकरण संतुलित है। मान लो अगर दोनों तरफ परमाणु की जो संख्या, मान लो ऑक्सीजन का यहाँ पर 2 परमाणु है तो यहाँ पर भी अगर 2 रहता और मैग्नीशियम का 1 है तो यहाँ पर 1 है ही है, तो अगर ऐसा रहता तो वो जो समीकरण है वो समीकरण संतुलित समीकरण कहलाता। यदि नहीं है तो ऐसे समीकरण को असंतुलित समीकरण कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक तराजू है, ठीक है, उसके दोनों पाले में एक तरफ 3 किलोग्राम एक तरफ 5 किलोग्राम चावल है, तो क्या दोनों सेम है, नहीं है ना, तो उसको हम असंतुलित ही तो बोलेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर समीकरण की बात हो रही है तो इसलिए इसको असंतुलित समीकरण कहा गया है, ठीक है। क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है, किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब देखो, अब ढांचा रासायनिक समीकरण जो है वो असंतुलित समीकरण का ही दूसरा नाम है, ठीक है। कि हमें पता है कि अगर दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद जो है, अगर वो उनमें परमाणुओं की जो संख्या वो बराबर नहीं है तो वो असंतुलित समीकरण कहलाएगा। और असंतुलित समीकरण का ही जो दूसरा नाम है उसे कहा जाता है ढांचा रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो आप इसको नोट करते हुए चले। इस प्रकार समीकरण 1.2 मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण है। बहुत बढ़िया भाई, ये मजा आ गया। यहाँ पर जो ये वाला एग्जाम्पल है ना, ये देखो यहाँ पर दोनों तरफ परमाणुओं की जो संख्या है वो सेम नहीं है, तो ये क्या है, असंतुलित समीकरण, जिसको हम बोल सकते हैं ढांचा रासायनिक समीकरण, ठीक है। अभी एक और नाम आएगा आगे जाके, आप उसको भी देखोगे, तो आप नोट करते हुए चलो। उसके बाद हमारा 1.1.2 चालू हो जाता है, ठीक है। कहा गया, हाँ 1.1.2 में बताया गया है कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है। देखो, आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें अभिकारक और उत्पाद जो होते हैं ना, उनमें जो उनका जो द्रव्यमान होता है वो बिल्कुल
एक दूसरे के बराबर होता है, जो प्रकृति में घटना घटती है, ठीक है। और उनमें जो परमाणुओं की संख्या होती है वो भी बिल्कुल बराबर होती है। तो क्योंकि ये घटना प्रकृति में खुद ब खुद घट रही हो, तो हमें तो प्रकृति के हिसाब से ही चलना है। तो हमें उनको, भले ही हम यहाँ पर इक्वेशन बनाते हैं, जैसे हमने यहाँ पर समीकरण बनाया तो यहाँ पे संतुलित नहीं है, लेकिन हमें पता है कि प्रकृति में खुद ब खुद संतुलित बना बनाया मिलता है, ठीक है। तो हमें तो इसको संतुलित करना पड़ेगा ना। तो वही बोला गया है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब ये जब बराबर होता ही है प्रकृति में, तो हमें भी बराबर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरे शब्दों में, रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। अब देखो ये कौन सा समीकरण है। अब हम संतुलित कब करते हैं, अगर ये पहले से इसमें सब द्रव्यमान भी सेम रहता और परमाणुओं की संख्या भी सेम रहती, तो हमें इसको संतुलित करने की जरूरत पड़ती ही नहीं, क्योंकि ये पहले से ही संतुलित होती। लेकिन हमारे पास कंडीशन कब आता है, जब हमें संतुलित करना पड़ता है, जब चाहे तो द्रव्यमान अलग अलग हो, चाहे ये जो समीकरण है इसमें परमाणुओं की संख्या किसी में कम किसी में ज्यादा हो, तो ऐसे समीकरण जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, असंतुलित समीकरण। तो असंतुलित समीकरण का जो तीसरा नाम है वो ये है कंकाली समीकरण। देखो ना, साफ साफ बोला जा रहा है कि इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। हम कौन से समीकरण को संतुलित करते हैं, असंतुलित समीकरण को ही तो संतुलित करते हैं ना। और असंतुलित की जगह यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कंकाली समीकरण। तो तीसरा नाम ये हो गया कंकाली समीकरण। पहला है असंतुलित समीकरण, दूसरा है ढांचा रासायनिक समीकरण, और तीसरा है कंकाली समीकरण, ठीक है, को संतुलित करना आवश्यक है। क्या रासायनिक समीकरण 1.2 संतुलित है? आइए हम एक रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखें। क्रियाकलाप 1.3 के शब्द समीकरण को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त शब्द समीकरण को निम्नलिखित रासायनिक समीकरण से दर्शाया जा सकता है। Zn प्लस, ये Zn जिंक है, H2SO4, फिर उसके बाद बनता है ZnSO4 और फिर बनता है H2, ठीक है। ये आगे जाके आप इसको और भी गहराई में पढ़ोगे। तो आइए समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की तुलना करें, ठीक है। तुलना करते हैं, ये जो समीकरण दिया हुआ है इसकी तुलना करते हैं कि भाई इसमें जो है ये जो समीकरण दिया हुआ है इसका द्रव्यमान सेम है नहीं है, इसका जो परमाणु संख्या है वो बराबर है अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ की नहीं है, वो हम देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो लिखने का जो तरीका है, पहले हम तत्व लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर आप गौर से देखो, ठीक है, कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पर जिंक है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, जिंक सल्फेट है और हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अगर दोनों तरफ देखा जाए तो इधर भी जिंक है, इधर भी जिंक है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर सल्फर है, इधर भी सल्फर है, ठीक है। और ऑक्सीजन भी है, देखो ये O है ना, तो ये ऑक्सीजन भी है। तो दोनों तरफ चारों तत्व है। तो लिखने का जो, इसको अगर इसका अध्ययन करते हैं तो कुछ इस तरीके से करते हैं कि पहले आप तत्व लिखो। तत्व क्या है, जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ठीक है। उसके बाद अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, अभिकारक बोले तो जो अभिक्रिया कर रहा है पहले, तो उसमें देखा गया जब ये जो ऊपर में ये अभिक्रिया दिए समीकरण जो दिया हुआ है, इस समीकरण में जब देखा गया, जब हम देखते हैं खुद से, तो हमें पता चलता है कि अभिक्रिया की जो अभिकारक है उसमें परमाणुओं की संख्या इतनी है, सभी जिंक 1 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ये परमाणुओं की संख्या है। और जब हम उत्पाद में देखते हैं तो हमें पता चलता है जिंक में फिर से 1 है, हाइड्रोजन में भी 2 है, सल्फर में भी 1 है और ऑक्सीजन में भी 4 है। तो यहाँ पर ये दोनों सेम है, तो जब इनका परमाणु संख्या सेम है तो ये तो संतुलित समीकरण बन गया, तो इसको संतुलित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है, बिल्कुल है, इसलिए यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, बिल्कुल है। आपको पता चल गया कैसे है, ठीक है। अब हम निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। ये Fe यानी आयरन जब H2O यानी जल के साथ अभिक्रिया करती है तो फेरिक ऑक्साइड यानी Fe3O4 और हाइड्रोजन यानी H2 बनाता है।
ठीक है। अब इसको कैसे संतुलित करेंगे ये स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे, ठीक है। अभी जो इस बुक में जो इस चरण बताया जाएगा ये बहुत लंबा है, लेकिन जब आप सीख जाएंगे तो इसको आप बड़े आसानी से 5 से 7 लाइन में पूरा करके खत्म कर देंगे, और बहुत जल्दी। कुछ ही आप बोले तो अगर आप ढंग से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मुश्किल से आपको 15 से 20 सेकंड लगेगा, या ये भी मैंने बहुत ज्यादा बता दिया, ठीक है। तो चरण 1 में बताया गया है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बक्सा बना लीजिए। समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए, ठीक है। जैसा जैसा बोला गया हमने कर लिया। जो हमें समीकरण है उसको हमने उठाया, सबको बक्से के अंदर बंद कर दिया। इसको बाहर नहीं जाने देना है, घूमने भी नहीं जाने देंगे इसको, इसलिए हमने इसको बंद कर दिया, ठीक है। मैंने भाग जाएगा, बहुत घूमता है। अच्छा, उसके बाद चरण 2 में बताया गया है कि संतुलित समीकरण 1.5 में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बना लीजिए। जैसा सूची हमने यहां बनाया, देखो जैसा सूची हमने यहां बनाया, ठीक है, ये जो सूची है वैसा ही सूची हम नीचे भी बना लेंगे। कहां पर? यहां पर। तो हमने सूची बनाया, पहले हमने तत्व रखा, यहां पर आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दोनों साइड में। ये अभिकारक है और ये उत्पाद है, आपको पता होगा। आप ढंग से देखते जा रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा। अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, ठीक है, लिख लिया। क्या क्या है? आयरन का 1 है, हाइड्रोजन का 2 है और ऑक्सीजन का 1 है। उत्पादों में परमाणुओं की संख्या, यानी इस साइड परमाणुओं की संख्या कितनी है? अरे वाह, यहाँ पर तो चेंज हो गया। तो आयरन में यहाँ पर 3 है, हाइड्रोजन में 2 है और ऑक्सीजन में 4 है। अब देखो तीसरा चरण देखो आप, ठीक है, तो आपको समझ आएगा। चरण 3 में है सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए। यानी कोई सा भी अगर आपको समीकरण दिया हो, कोई सा भी समीकरण, तो आप क्या करें, जिसमें सबसे ज्यादा परमाणुओं की संख्या हो ना, उसको आप पहले संतुलित करना शुरू करें। तो यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड जो है उसमें सबसे ज्यादा परमाणुओं की संख्या है, ठीक है, तो पहले हम इसी को संतुलित करना चालू करेंगे। तो यहाँ पर भी यही बताया गया है कि सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए, चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद। बिल्कुल, दोनों साइड में से कोई सा भी साइड उठा ले जिनमें परमाणुओं की संख्या ज्यादा हो। उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए। अब इस यौगिक में जो सबसे अधिक परमाणु वाला तत्व है उसको चुनिए, ठीक है। इस आधार पर हम Fe3O4 और उसके ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं, ठीक है। और दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, जबकि बाईं ओर केवल 1 है। देखो अभिकारक में जो परमाणु की संख्या है माफ करिएगा, अभिकारक में जो परमाणु की संख्या है वो 1 है, लेकिन उत्पाद में जो परमाणु की संख्या है ऑक्सीजन का भी हम फिलहाल देख रहे हैं, ठीक है। देखो अभी आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है तो देखो, अभिकारक और उत्पाद दोनों में देखो, मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया दी हुई है, ठीक है, उन अभिकारक हो या उत्पाद हो, हमें ये लेना देना इससे नहीं है। हमें देखना है कि सबसे ज्यादा कौन से यौगिक क्या होता है, जब 2 या 2 से ज्यादा परमाणु आपस में मिलकर एक नया फॉर्म बनाता है तो उसको हम यौगिक कहते हैं, ठीक है। तो अभिकारक या उत्पाद इन दोनों में से किसी भी यौगिक का जिसमें परमाणु की संख्या सबसे ज्यादा हो, ठीक है, उसको हम उठा लेते हैं। तो हमने इसको उठाया और ये जो यौगिक है इसमें सबसे ज्यादा परमाणु की संख्या किसमें है? ऑक्सीजन की है। तो हम अब क्या करेंगे, अभिकारक और उत्पाद, क्योंकि हमें इन दोनों को बराबर बनाना है, तो हम क्योंकि ऑक्सीजन का कंपेयर कर रहे हैं, ऑक्सीजन से पहले हम बराबर करना शुरू करते हैं, तो इसलिए जब पहले हमने ये उठाया, ये वाला फेरिक ऑक्साइड, और हमारे पास ऑक्सीजन इन दोनों में से किस में है? जल में है, तो हमें ये चीज उठाना पड़ेगा। जब भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप ध्यान से देखो कि हमें करना है ऑक्सीजन को बराबर, ऑक्सीजन को, ठीक है। तो भले ही ऑक्सीजन जो है वो फेरिक ऑक्साइड में है और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है अभिकारक में वो जल में है, इसलिए हमें पूरा ही उठाना पड़ा, ठीक है। तो उत्पाद में देखो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, 4 है, और अभिकारक में तो ऑक्सीजन 1 है। तो आप क्या करोगे, जो ऑक्सीजन है उसको आप, जो अभिकारक में ऑक्सीजन है उसको 4 बनाने के लिए आप 4 से गुणा कर दोगे इसको, ठीक है। तो 4 से जब गुणा कर दोगे तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 हो जाएगा और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 हो जाएगा। तो हम ऑक्सीजन को बराबर ऐसे कर लेंगे, ठीक है।
अब देखो, यह याद रखना आवश्यक है कि परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों तथा यौगिकों के सूत्रों को नहीं बदल सकते हैं। जो यौगिक है उनके सूत्रों को हम नहीं बदल सकते हैं। जैसे कि यहां देखो, ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 गुणा लगाकर 4H2O लिख सकते हैं। ठीक है, हम इसी तरीके से लिखेंगे 4। देखो 4 जो है वो हाइड्रोजन के साथ भी चला गया और ऑक्सीजन के साथ भी 4 चला गया। ये लिखने का एक तरीका है। आप सोचोगे इसको यहां लिख देना चाहिए ना 4, क्योंकि हमें ऑक्सीजन बनाना है। बिल्कुल नहीं। इससे क्या होगा कि यहाँ पर पूरा फॉर्मूला ही, ये जल नहीं रह जाएगा, ये कुछ और ही बन जाएगा। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका है। लेकिन अगर हम H2O4 या H2O और इसके बाहर 4 नहीं लिख सकते हैं, इससे अलग फॉर्मूला बन जाएगा, वो जल नहीं रहेगा। ठीक है, आंशिक रूप से संतुलित समीकरण अब इस प्रकार होगा। तो हमने जब बराबर किया तो देखो, हमने इसी को तो 4 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो ये जो है H2O वो 4 से गुणा हो गया, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 8 बन गया और ऑक्सीजन 4 बन गया। ठीक है, उसके बाद चरण 4 में बताया गया है कि Fe यानी आयरन तथा H यानी हाइड्रोजन परमाणु अब भी संतुलित नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इनमें से किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ाते हैं। अब हम आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। अब हम हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं और हाइड्रोजन अणु की संख्या को 4 कर देते हैं। अब देखो, अभिकारक, इस बार क्या हुआ, परमाणु की जो हाइड्रोजन परमाणु जो है उसकी संख्या अभिकारक में ज्यादा है। देखो, जब हमने 4 से पीछे वाले में गुणा किया था तो यहाँ पर ऑक्सीजन तो 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 8 रह गया। हाइड्रोजन क्या हुआ, 8 बन गया। देखो ना, 4 दूनी 8, 4 जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8 बन गया। तो हमें उत्पाद में भी 8 बनाना पड़ेगा और यहाँ पर तो हाइड्रोजन 2 है। तो हम क्या करेंगे, 2 जो है उसको 4 से गुणा कर देंगे। देखो यहाँ पर अगर हम 4 लगा देते हैं, अगर 2 की जगह ये अगर सिंपल में लिखा जाए और 2 की जगह हम 4 लिख दें तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। यानी 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। मतलब यहाँ भी 8 हाइड्रोजन का परमाणु हो गया और यहाँ भी 8 हाइड्रोजन का परमाणु हो गया। तो इस तरीके से हमारा हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया, हाइड्रोजन परमाणु जो है। ठीक है, तो हम इसको फिर हम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लिख लेंगे। फिर चरण 5 में बताया गया है कि ऊपर दिए गए समीकरण की जांच कीजिए तथा तीसरा तत्व चुन लीजिए जो अब तक असंतुलित है। अब तक कौन असंतुलित है, देखो अब तक हमारा आयरन Fe असंतुलित है। ठीक है, आप पाएंगे कि केवल लोहा ही, एक आयरन जो होता है उसी को लोहा बोलते हैं, वही अभी तक असंतुलित है, जिसे संतुलित करना बाकी है। माफ करिएगा। ठीक है, यहां पर हमने आयरन को ले लिया, अभिकारक उसका लिख लिया और उत्पाद लिख लिया। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए तो आयरन जो है उत्पाद में वो कितना है, 3 है, लेकिन अभिकारक में आयरन तो 1 ही है। तो हम फिर से इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आयरन 3 बन जाएगा, उत्पाद में भी और अभिकारक में भी। तो अब हमारा जो फाइनल समीकरण बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब देखो चरण 6 में बताया गया है कि अंत में इस संतुलित समीकरण की जांच के लिए हम समीकरण में दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या का परिकलन करते हैं। अब देखो, जब सब बराबर हो गया है तो अब जो है हम इसका बॉक्स हटा देंगे, अब इसको घूमने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो संतुलित करने के बाद इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, नाम इनका वही रहेगा कि ये आयरन है, ये जल है, ये फेरिक ऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन है, लेकिन फर्क इतना ही है कि ये और ये आपस में बराबर हो चुके हैं, द्रव्यमान के मामले में भी और परमाणु संख्या के मामले में भी, जो कि प्रकृति का नेचर है। ठीक है, आगे देखो, समीकरण 1.9 में दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है। बिल्कुल, हमने बराबर है नहीं, बराबर हमने बना दिया क्योंकि हमें आ गया। अंत में यह समीकरण अब संतुलित है, बिल्कुल संतुलित है भाई, जब हमने किया तो संतुलित ही होगा। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। अब देखो यहां पर क्या हुआ, हमने बार बार देखा कि कहीं पर 3 अभिकारक में माना आयरन 3 था और उत्पाद में आयरन 1 ही था, तो
हमें क्या किया, हमने अभिकारक में को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अभिकारक में जो आयरन था, ठीक है। तो हम बार बार देख रहे हैं कि किसमें कितने से गुणा करना पड़ेगा। तो हम ये जो देखने और इस तरीके से जो हम गुणा गुणा कर रहे हैं ना, कभी 1 लगा रहे हैं, कभी 2 लगा रहे हैं, तो ये हिट एंड ट्रायल है, ठीक है। इस विधि का जो नाम है, इस विधि को अच्छा नाम दिया गया है हिट एंड ट्रायल, यानी हम बार बार ट्राई मार के देख रहे हैं कि क्या इससे संतुलित हो रहा है, ठीक है। तो इस विधि का नाम हो गया हिट एंड ट्रायल विधि। किसका नाम? असंतुलित समीकरण को संतुलित करने का जो तरीका है उसका नाम है हिट एंड ट्रायल विधि, ठीक है। ओके, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। अब ये जो हम समीकरण को संतुलित कर रहे हैं, संतुलन इस समीकरण का कर रहे हैं, इसे संतुलित कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी पूर्णांक संख्याएं तो ले रहे हैं। कभी हमने 2 लिया, कभी हमने 4 लिया, कभी हमने 3 लिया, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर भी बताया गया है। अब देखो चरण 7 जो है, इसमें बताया गया है कि भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। अब ये भौतिक अवस्था क्या है? भौतिक अवस्था मतलब हो गया गैस, पानी, ठीक है। ये जो अवस्था होती है किसी भी चीज का, कि वो ठोस है, ठीक है, वो पानी की तरह है लिक्विड, या उसमें कुछ घुला हुआ है, या फिर वो गैस की तरह है, तो ये एक भौतिक अवस्था हो गया किसी भी चीज का। तो वही बताया गया है कि भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। ऊपर लिखे संतुलित समीकरण 1.9 की सावधानी से जांच कीजिए। क्या इस समीकरण से हमें अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में भी ज्ञान होता है? इस समीकरण में उनकी भौतिक अवस्थाओं की कोई जानकारी नहीं है। बिल्कुल। क्या आपको, अगर यहाँ आप देखोगे, कहाँ गया, हाँ, अगर आप यहाँ देखते हो इस वाले समीकरण को जो हमने संतुलित किया है, जिसका हमने संतुलन किया है, ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो आप क्या, आपको पता चल रहा है कि कौन गैस है, कौन वो लिक्विड है, कौन सॉलिड है? नहीं पता चल रहा ना। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण, यानी और अधिक इसके बारे में बताने, इसके बारे में सूचना जो दे, बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाया जाता है। भौतिक अवस्था यानी वही गैस है, ठोस है, लिक्विड है, या किसी पानी में कोई घुला हुआ चीज है, उससे दर्शाया जाता है। इससे ये पता चल जाता है कि कौन सा चीज क्या है, और इससे हमें ज्यादा जानकारी मिल जाती है, ठीक है। अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय तथा ठोस अवस्थाओं को क्रमशः है हम जो लिखेंगे किसी भी यौगिक के सामने, वो G, L, AQ तथा S। G यानी गैस, L यानी लिक्विड, A यानी एक्वस, AQ को बोलते एक्वस, तथा S यानी सॉलिड से दर्शाया जाता है। अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तब हम क्या बोलेंगे? AQ यानी एक्वस, ठीक है, एक्वस हम बोलेंगे, यानी जलीय। कहने का मतलब ये है AQ का कि जब कोई भी चीज है, जैसे हमने चूना ले लिया, ठीक है, चूना को हमने पानी में मिला दिया, तो चूना को जब हमने पानी में मिला दिया तो अब ये पानी नहीं रह गया, पानी के अंदर चूना मिला हुआ है ना, तो एक तरीका क्या, ये अजीब सा घोल बनाएगा जिसमें कुछ मिला हुआ है, मतलब किसी द्रव के अंदर कुछ मिला हुआ है। तो ऐसा जो फॉर्म होता है उसको हम जलीय ये बोलते हैं हिंदी में, और सिंबल में दिखाते हैं AQ, जिसका मतलब होता है एक्वस। बढ़िया, हमने ये भी पता कर लिया। उसके बाद है कहाँ है, हाँ, अब संतुलित समीकरण 1.9 इस प्रकार होगा। देखो हमने उसका फॉर्म लिख दिया कि आयरन गैस है, हाइड्रोजन, सॉरी माफ करिएगा, कि आयरन सॉलिड है, जल यहाँ पर गैस है, और फेरिक ऑक्साइड सॉलिड है यहाँ पर, और हाइड्रोजन भी यहाँ पर गैस है। माफ करिएगा, तबीयत खराब है थोड़ी, कोई बात नहीं, हम पढ़ाते रहेंगे, आप पढ़ते रहेंगे, कोई नहीं आ सकता बीच में। चलो, अरे हो जा, ठीक है। ध्यान दीजिए, समीकरण 1.10 में H2O के साथ G चिन्ह का उपयोग किया गया है। यहाँ पर जो H2O यानी जो जल है, हमें पता है कि जल जो होता है वो लिक्विड होता है, मतलब वो द्रव की तरह होता है, द्रव की तरह क्या, द्रव ही होता है, लेकिन यहाँ पर G लिखा गया। भाई अब यहाँ पर जो द्रव है तो उसको L से लिखना चाहिए ना, लिक्विड से, लेकिन यहाँ पे G क्यों लिखा हुआ है? यहाँ पर G लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो H2O है वो जल नहीं है,
मतलब जल तो है लेकिन वो द्रव के रूप में नहीं है, ये गैस के रूप में है। देखो यहाँ भी बोला गया है, यह दर्शाता है कि इस अभिक्रिया में जो जल है उसका उपयोग भाप के रूप में किया गया है, समझे। तो ये चीज बताया गया है। प्रायः हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जा सकता, या बेसिकली नहीं किया जाता है। मतलब कोई सा भी रासायनिक समीकरण है उसमें भौतिक अवस्था को बहुत कम यूज किया जाता है। और पेपर में तो मेरे ख्याल से 1 नंबर में पूछते हैं या नहीं भी पूछते हैं, ठीक है। क्योंकि यार अभी हम जैसे आप अभी 10th में हो, ठीक है, तो 10th में जो है तो आपको थोड़ी ना पता चल जाएगा, आप थोड़ी ना एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हो कि कौन गैस है कौन क्या है ना। तो इससे पता नहीं चल जाता है तो वो पूछते भी नहीं है, ठीक है। प्रायः हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता है जब तक कि यह आवश्यक ना हो, जब तक कि ये जरूरी ना हो। कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह होता है तो उसमें तो ये जरूरी हो जाता है क्योंकि बारीकता से सब चीजों को देखा जाता है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बताया गया है कि कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियां जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। जैसे अब देखो यहाँ पर CO यानी कार्बन ऑक्साइड, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड भी बोलते हैं, जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती है कितने दाब पर, 340 ATM। ATM आप इसको नोट कर ले, ATM का मतलब होता है एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है ना, कितना दाब है हमारे वातावरण का, वो होता है, उसको ATM से दिखाते हैं, एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है 340 एटमॉस्फेयर के प्रेशर के साथ, तो हमारे पास है CH3OH यानी मेथनॉल। ये आप चौथे चैप्टर में एकदम खुल के पढ़ोगे, इतना पढ़ोगे, इतना पढ़ोगे, इतना पढ़ोगे कि बोलोगे बस रहने दो, ठीक है। तो अभी आप बस इतना ही जानो, ठीक है। उसके बाद हमारा है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो ये पूरा इक्वेशन है ना, ये वाला, ये हमारा बेसिकली पेड़ पौधे में होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, उसमें होता है। देखो जब कार्बन डाइऑक्साइड H2O के साथ अभिक्रिया करती है सूर्य के प्रकाश और जो पत्ते में क्लोरोफिल होता है उसकी उपस्थिति में, तो ये बनाता है C6H12O6 यानी ग्लूकोज, O2 यानी ऑक्सीजन और H2O यानी जल। अब ये तो फॉर्मूले की बात हो गई। अगर इसको ऐसे बोल बोल के देखा जाए तो क्या है, देखो पेड़ पौधे क्या होते हैं, अपने जड़ से वो पानी ले लेते हैं, ठीक है, उनके पास पत्ते में क्लोरोफिल होता है, सूर्य की रोशनी उनको लगातार प्रकृति दे रही है, ठीक है। और हम जो धुआंधारी मचा रखे हैं अपने इन्वायरमेंट में CO2, उसको वो ले लेते हैं। अब उसको वो लेके क्या, अब वो कार्बन उसके अंदर जो क्लोरोफिल है ना, ये जो अभिक्रिया होती है बेसिकली क्लोरोफिल में बनता है, ठीक है। ये खाना है, ये पेड़ पौधे का खाना बनाने का एक तरीका है जो क्लोरोफिल के अंदर होता है। क्लोरोफिल पत्ते के अंदर एक हरा हरा एक छोटा छोटा एक क्या अंगक होते हैं, अंगक आप बोल सकते हो उनको, ठीक है। क्लोरोफिल उनके अंदर बनता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करती है पौधे के क्लोरोफिल के अंदर, तो क्या बनता है, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज क्या, एनर्जी, पेड़ पौधों को ऊर्जा देती है। हमारे अंदर हम जो अभिक्रिया हमारे शरीर में होता है उसमें भी ग्लूकोज बनता है, ठीक है, जो एनर्जी का फॉर्म है, ये हमें ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है। तो क्या बना, C6H12O6 यानी ग्लूकोज और O2 यानी ऑक्सीजन, H2O यानी जल। एक काम करें आप, अगर इस ये जो फॉर्मूला है आसान है, इसको अगर आप याद कर लेते हैं, ठीक है, तो आसान रहेगा क्योंकि और फायदेमंद भी रहोगे। क्योंकि क्या पता है कि एक बार ये पेपर में पूछ भी लिया गया था, ठीक है, 1-2 बार पूछा गया है ये पेपर में। तो आप अगर इसको याद करोगे, क्योंकि याद करने का तरीका, अगर ठीक है तरीका बता दे रहा हूं याद करने का। देखो आपको सिंपल पता है कि सूर्य की रोशनी रहेगी और क्लोरोफिल रहेगा, ये तो आपको पता है। जो अगर जो एक्स्ट्रा चीज होता है हमेशा उसको एरो के ऊपर दिखाते हैं, ठीक है, तो आप इसको दिखा दिए। अच्छा अब हमें पता है पेड़ पौधा है वो तो पिज्जा बर्गर खाता नहीं है, ठीक है, वो क्या लेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी लेगा। तो हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी है। अभी आपको नहीं पता कि ये फॉर्मूला क्या है, ठीक है, आपको सिर्फ ये पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी है। देखो पहले आप रखो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें आप CO2 लिख के
उसके आगे सिर्फ 6 लिख दो, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें पता है पानी होता है। अब जो 6 लिखे हो उसका डबल करके 12 लिख दो और पानी का फॉर्मूला लिख दो। यहां से यहां तक आपका पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको ये वाला चीज सिर्फ याद रखना पड़ेगा, C6H12O6 जो कि होता है ग्लूकोज। ये आपको पूछा भी जाएगा ना, इसलिए अगर आप याद कर लेते हो तो फायदे में ही रहोगे, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा, ग्लूकोज तो बन गया, फिर उसके बाद बनेगा ऑक्सीजन और जल। हमें पता है पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं, पेड़ पौधे हमें फिर से पिज्जा बर्गर नहीं देंगे, ठीक है। फिर से पेड़ पौधे हमें पता है ऑक्सीजन देते हैं, हमें ये पता है। तो ये ऑक्सीजन हो गया, और वो जो थोड़ा बहुत होता है ना वो जल भी बाहर निकाल देता है क्लोरोफिल से, ठीक है। वो वाष्प हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है थोड़ा बहुत जल का। तो आप देखो यहाँ पर 6 है तो 6 ऑक्सीजन 6 जल, मतलब यहाँ पर 3 6 है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड है, 6 ऑक्सीजन है, 6 जल है। अब 6 का डबल 12 जल है, क्योंकि हमें पता है जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन बनाते हैं क्लोरोफिल और सूर्य की उपस्थिति में। सिर्फ आपको C6H12O6 याद करना पड़ेगा, फॉर्मूला याद। इसी प्रकार क्या आप पुस्तक में दिए गए समीकरण 1.2 को संतुलित कर सकते हैं? देखो भाई, मैं तो कर लूंगा, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया है ना, तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने जो ये बेसिकली 1.1 अपना कंप्लीट हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से। तो आप इसका जम के प्रैक्टिस करो, ठीक है, जम के प्रैक्टिस करो। 1-2 बार वीडियो को देखो और साथ में बुक लो और पढ़ना भी चालू करो और बुक को पढ़ते हुए चलो, ठीक है। उसके बाद ये अगर आपका हो जाए ना, तो आप क्या करना, ये जो क्वेश्चन दिए हैं ना, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। अगर आपसे सॉल्व ना हो तो कमेंट में बता देना, या फिर आपके टीचर हो उनसे पूछ लेना। तो आज का वीडियो बस हमारा यहीं तक है। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और हाँ, दोस्तों को भी यार शेयर कर दो, अकेले अकेले पढ़ोगे क्या, तो दोस्तों को भी शेयर करो। तो चलो, गुड बाय, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।